स्वागत है बच्चों। मैं डॉक्टर शिवानी पांडे आज पुनः प्रस्तुत हैं आपके सामने बीए 4th सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र की कहानी आकाशदीप का मूल्यांकन लिखिए। बच्चों, आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी को आप सभी जानते हैं कि ये छायावाद के माने हुए रचनाकार हैं। 4 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ है। ये मूलतः कवि हैं, लेकिन इन्होंने कविता के अलावा कहानियां, उपन्यास, नाटक और निबंध भी लिखे हैं। प्रसाद जी का जो रचना काल है बच्चों, ये वही समय है जब प्रेमचंद भी अपना साहित्य लिख रहे थे। एक ही युग में 2 अलग प्रकार के साहित्यकार थे। आप जरा दृष्टि दौड़ाइए, जहां प्रेमचंद अपनी कहानियों में सामाजिक समस्याओं को मुख्य विषय के रूप में अपना रहे थे, वहीं जयशंकर प्रसाद ने भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया अपनी कहानी साहित्य के माध्यम से। प्रसाद जी का मानना था कि हमें अपने राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए अपनी निजी समस्याओं को भूल जाना चाहिए। इसे ऐसे समझिए बच्चों कि प्रसाद जी 1889 से लेके लगभग 1936 तक इस समय को देखें तो आपको पता चल जाएगा ये वह समय है जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे। इन लोगों ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई थी कि भारतवर्ष के लोगों को मानसिक रूप से बिल्कुल दबा दो, कुचल दो, ताकि वो अपना सर ना उठा सके, हमारा विद्रोह ना कर सके। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है, लेकिन उसका दिमाग ही ना काम करे तो क्या वह सोचने समझने के लायक रहेगा? नहीं। ठीक वैसे ही अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे पूर्वज, हमारे इतिहास, हमारे जो साहित्य है उसे इतना बचकाना बताया कि हम भी कहीं ना कहीं हमारे हृदय में भी प्रश्न चिन्ह लगने लगे थे। कि कहीं वो कहते थे कि आपके यहाँ का साहित्य तो इतना बचकाना है कि हमारे यहाँ हाई स्कूल की लड़कियां भी पढ़ेंगी तो वह हंसेंगी। तो तत्कालीन समय में अंग्रेजों ने हमारी हर एक गौरव, जिसपे हम गर्व कर सकते हैं, उन चीजों को हास्यास्पद बताने का प्रयास किया और हमारे हृदय में हीन भावना का संचार करने का प्रयास किया कि आपका पहनावा, रहन सहन, खान पान उनके समकक्ष नहीं था। ऐसे समय में जयशंकर प्रसाद ने हमारे इतिहास के ऐसे ही पात्रों को, स्वर्णिम इतिहास को उठा के साहित्य का मुख्य विषय बनाया और हमें अपने साहित्य, अपने पूर्वजों, अपनी संस्कृति पे गर्व करने का मार्ग दर्शाया। तो ये समय की मांग थी। ऐसा नहीं कि प्रेमचंद ने जहाँ सामाजिक समस्याओं का उल्लेख करके उस समय को प्रस्तुत किया, यथार्थ को प्रस्तुत किया। उस समय की जो विशेष मांग थी उसे जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया था। तो जयशंकर प्रसाद के साहित्य की जो मुख्य विशेषता मैंने वो बताई, वह थी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का संचार वे सदैव अपने साहित्य के माध्यम से करते थे। अब हम बात करते हैं कि इनका जो साहित्य था वो उसके पैमाने पर हमारी आकाशदीप कहानी कहाँ आती है। बच्चों, आकाशदीप कहानी वास्तविक रूप से आप देखें तो चंपा और बुधगुप्त नाम के ऐसे कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है जिनका उल्लेख हमें अपने इतिहास में मिलता हो। लेकिन हाँ, जब इस कहानी में चंपा अपना परिचय देती है तो वह कहती है कि मैं जाह्नवी नदी के तट पर बसे हुए चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। तो हम इतिहास को खंगालते हैं तब हमें पता चलता है कि गुप्त काल, जो लगभग 300 से 600 ईस्वी के मध्य माना जाता है, उस समय जाह्नवी नदी मतलब गंगा। जाह्नवी नदी का नाम कैसे पड़ा? जहुन ऋषि की पुत्री को हम जाह्नवी कहते हैं, तो गंगा का ही ये दूसरा नाम है। तो बिहार में गंगा नदी के तट पे एक चंपा नगरी पाई जाती थी। गुप्त काल में उसको चंपा नगरी कहते, जिसे आज हम भागलपुर के नाम से जानते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए,
जब बुद्धगुप्त अपना परिचय देता है तो कहता है कि ताम्रलिप्त का युवक है। अब ये ताम्रलिप्त कहाँ पाया जाता था? बंगाल और उड़ीसा के मध्य में एक बंदरगाह था, उस स्थान को ताम्रलिप्त कहा जाता था। वहाँ के युवक वह ताम्रलिप्त के युवक थे। तो यह भी गुप्त काल का समय है। हाँ, और तीसरी एक अन्य विशेषता आती है कि चंपा नगरी, जहाँ पे चंपा बुद्धगुप्त जिस द्वीप पे पहुँचते हैं तो वे उस द्वीप का नाम चंपा के नाम पे चंपा द्वीप रख देते हैं। उसी गुप्त काल में 300 से 600 ईस्वी में इतिहास में यह वर्णित है कि आज हम जिस देश को वियतनाम के नाम से जानते हैं, गुप्त काल में उसे हम चंपा नगरी के नाम से जानते थे। तो हम देख रहे हैं कि प्रसाद जी ने इस कहानी का जो परिवेश है कि ये कहानी कहाँ घटित हो रही है, ये कहानी गुप्त काल में घटित हो रही है। जो पात्र अपना परिचय दे रहे हैं उसी के आधार पे हमें ज्ञात हो जाता है कि 300 से लगभग 300 से लेके 600 ईस्वी के मध्य में ये घटना कहीं ना कहीं घटित हुई होगी। और दूसरी बात यह स्पष्ट है कि इन पात्रों का उल्लेख हमें इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, ये काल्पनिक पात्र हैं। अब प्रसाद जी ने इसे गुप्त काल का ही क्यों दिखाया? जैसे कि मैंने बताया कि वे अपने देश के स्वर्णिम इतिहास को प्रस्तुत करना चाहते थे, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का संचार करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गुप्त काल में इस घटना को घटित किया। वैसे आप मोटे तौर पे देखें तो यह कहानी जो है चंपा के अंतर्द्वंद पर आधारित है, उसके मन के भावों पर आधारित है, भावों के उद्वेलन पर आधारित है। तो यह घटना किसी भी देश काल में घटित हो सकती है, वो आज भी घटित हो सकती है, किसी के हृदय में आज भी वह द्वंद्व चल सकता है, वर्षों पूर्व भी चल सकता था। तो हृदय के द्वंद्व को दिखाने के लिए किसी परिवेश की आवश्यकता ये कहानी नहीं मांगती थी, तब भी प्रसाद जी ने इसे गुप्त काल दिखाया है। अब हम बात करते हैं कि कथा वस्तु को प्रसाद जी ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया। प्रसाद जी इस कहानी का आरंभ जिस बिंदु से कर रहे हैं उसे उसकी चरम परिणति तक भी पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं आरंभ कहाँ पे हो रहा है कि बुद्धगुप्त और चंपा दोनों बंदी हैं एक नाव में, दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों का परिचय होता है और उसके बाद वे जिस द्वीप पे पहुंचते हैं उस द्वीप का एक नामकरण करते हैं। फिर उस नामकरण के माध्यम से वे वहाँ पे उनका जीवन कैसे व्यतीत होता है, उन दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध स्थापित होता है और उस संबंध की क्या परिणति होती है, वो किस बिंदु तक पहुँचता है, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करी है, उसे अधूरा या बीच में नहीं छोड़ा है। हाँ, इसका अंतर्द्वंद दिखाना उनका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन तब भी कथा को जहाँ से आरंभ किया है उसे उसकी चरम सीमा तक पहुँचाकर ही उन्होंने परिणति या उसका अंत समाप्त किया है। बात करते हैं चरित्र की कि चरित्र क्या होते हैं। इस कहानी में जो पूरी कथा है बच्चों, क्योंकि घटना प्रधान कहानी एक के बाद एक घटनाएं घटती हैं, कई घटनाओं का इसमें उल्लेख है, लेकिन मुख्य रूप से ये कहानी नायिका चंपा के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो हम कह सकते हैं कि इस कहानी की जो केंद्रीय पात्र है वह चंपा है। चंपा के हृदय में जो विचार चलते हैं, अंतर्द्वंद जो चलता है, क्योंकि ये भावना प्रधान कहानी है तो इसमें जो अंतर्द्वंद चलता है। अच्छा, पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि अंतर्द्वंद क्या होता है। बच्चों, हमारे हृदय में, हमारे अंतर में चलने वाली जो लड़ाई होती है, जो विचारों की लड़ाई होती है, भावनाओं की जो लड़ाई होती है कि ये सही है ये गलत है, उसे ही हम अंतर्द्वंद कहते हैं। अब चंपा के हृदय में द्वंद क्या चल रहा था? मैंने आपको पहले भी बताया कि चंपा एक क्षत्रिय बालिका थी और वह ये मानती थी कि बुद्धगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है। तो इस कारण उसके हृदय में बुद्धगुप्त के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की भावना थी। सदैव वह एक कृपाण अपने पास में रखती थी ताकि एक क्षत्रिय होने के नाते वह अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके।
किंतु बुद्धगुप्त के साथ रहते रहते, उसके चरित्र को जानते हुए, उसमें हो रहे बदलावों को देखते हुए, वह उसी हृदय में, जिस हृदय में ईर्ष्या थी, प्रतिशोध की भावना थी, उसी हृदय में चंपा के हृदय में बुद्धगुप्त के प्रति लगाव, प्रेम के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों ही विपरीत भाव, कहाँ ईर्ष्या द्वेष और कहाँ प्रेम। अब चंपा यह नहीं समझ पाती कि वह ईर्ष्या को महत्व दे या प्रेम को महत्व दे। होता यह है कि प्रेम की जीत होती है और इसी कारण वह अपने कृपाण को समुद्र में बहा देती है। बुद्धगुप्त समझता है कि संभवतः चंपा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन क्षमा तो वो कर नहीं पाई, लेकिन पूर्ण रूप से बुद्धगुप्त को स्वीकार भी नहीं कर पाती है। इसे ही हम कहते हैं अंतर्द्वंद। दो भावनाओं में किस भावना को वह स्वीकार करे। संपूर्ण कहानी इन्हीं विचारों के, इन्हीं भावों के द्वंद्व को दर्शा रही है। बच्चों, किसी भी व्यक्ति के हृदय में इन दो विपरीत भावों का आना सामान्य है। चंपा के परिप्रेक्ष्य में देखिए, कोई भी स्त्री ऐसे व्यक्ति से कैसे स्नेह कर सकती है जो उसके पिता का हत्यारा है, किंतु उसके बदलते हुए स्वभाव को देखते हुए धीरे धीरे उसके हृदय में बुद्धगुप्त के प्रति स्नेह जागृत हो जाता है और यही भाव उसे सहज नहीं रहने देते। प्रसाद जी को देखिए, उन्होंने हृदय के इस द्वंद्व को, इस जटिलता को, इस लड़ाई को शब्दबद्ध किया है। और शब्दबद्ध करने में आप उनकी भाषा को देखिए, उनकी शैली को देखिए कि उसको पढ़ते हुए पाठक पूरी तौर पे उस कहानी से बंध जाता है और चंपा के हृदय के द्वंद्व को, उसके दर्द को का अनुभव करता, उसे महसूस करता है। भावनात्मक शैली में कहे गए चंपा के संवाद, उदाहरण के तौर पे, इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास बुझेगी, पी सकूंगी। देखिए, ये जो संवाद है, ये जो पंक्तियां हैं, प्रसाद जी ने संस्कृत निष्ठ भाषा का, तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हुए गुप्तकालीन वातावरण को जहाँ उपस्थित किया है, वहीं उनकी यह भाषा चंपा के मनोभावों को व्यक्त करने में भी सक्षम है। तो प्रसाद जी हृदय के द्वंद्व को प्रस्तुत, उसको यथार्थ के धरातल पर प्रस्तुत करते हैं। हृदय की जटिलताओं को बिल्कुल पाठकों के सम्मुख साकार कर देते हैं। तो इस संदर्भ में प्रसाद जी की संस्कृत निष्ठ भाषा, तत्सम शब्दावली बहुत ही सटीक और उपयोगी सिद्ध हुई है। दूसरा, उनकी भाषा ने गुप्त काल का जो परिवेश था, उस समय की में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता हो, इसीलिए उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग इस कहानी में किया है। अब इस कहानी का जो अंत आप देखिए कि अंत में चंपा बुद्धगुप्त से कहती है कि आप स्वदेश चले जाइए, मैं अपना संपूर्ण जीवन इन चंपा द्वीप के निवासियों की सेवा में ही बिता दूंगी। यहाँ पे जरा उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन हम करते हैं। मूल्यांकन का मतलब यह नहीं कि हम चंपा के व्यक्तित्व के कुछ स्याह पक्ष और कुछ उज्ज्वल पक्ष पे विचार विमर्श करेंगे या उसके गुण दोषों का मूल्यांकन करेंगे, नहीं। यहाँ पे देखिए, जहाँ चंपा अपने वैयक्तिक जीवन में भी, अपने व्यक्तिगत जीवन में असफल हो रही है, वहीं अपनी माता से प्रेरित होकर वह युवती आकाशदीप जलाती है, भटके हुए नाविकों को राह दिखाना चाहती है, अर्थात अपने जीवन को सेवा में अर्पित करना चाहती है। इसीलिए वह बुद्धगुप्त की जीवन संगनी बनना उचित नहीं समझती। उसका यह निर्णय उसे एक सच्ची युवती साबित करता है। वह अपने पिता के प्रति भी सच्ची साबित हुई, अपनी माता के प्रति भी सच्ची साबित हुई और अपने प्रेमी या बुद्धगुप्त के प्रति भी सच्ची साबित हुई। और इसी के साथ ही साथ समाज के प्रति जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, उसके प्रति भी वह सच्ची साबित हुई। उसने अपने वैयक्तिक जीवन की असफलता को समाज को समर्पित कर दिया और अपना संपूर्ण जीवन चंपा नगरी के लोगों की सेवा में ही अर्पित कर दिया और भटके हुए नाविकों को राह दिखाना ही
उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया। तो ये संपूर्ण कहानी जहाँ उस चंपा के हृदय के द्वंद्व को दर्शाती है, वहीं उसके समाज को समर्पित जो जीवन है वह उसके चरित्र को नई ऊंचाइयां प्रदान कर देता है। तो प्रसाद जी की यह जो कहानी है वह बहुत ही इस कहानी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है और इसीलिए आपके कोर्स में इसको रखा गया है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी का जो मूल्यांकन है वो समझ में आएगा। आप इसे मूल्यांकन कहिए, विशेषताएं कहिए, मूल संवेदना कहिए, ये मात्र उस कहानी पे प्रकाश डालने का मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।